शुरुआत प्राय मान ली जाती है कि हम जैसे लोग इतिहास का काम करते हैं 1857 से शुरू, लेकिन कोई लड़ाई सीमा रेखा जो है इतिहासकार अपनी सुविधा के लिए खींच लेते हैं। तो 1857 मान लिया जाता है कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, लेकिन प्रतिरोध तो दरअसल उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन अंग्रेजों ने इस जमीन पर अपने कदम रखे। 1857 से पहले देखिए कि अगर भावी आंदोलन है, सन्यासी आंदोलन, इतिहास घुमा दे तो 57 से पहले की लड़ाइयाँ, 57 के इतिहास पर आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, लक्ष्मीबाई का नाम, नाना साहब का नाम, उसमें दो रचनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो ये कि नाना साहब के एक सहायक थे अजीमुल्ला साहब, अजीमुल्ला, उनकी कविता है हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। इस पूरी कविता का जरा पढ़ जाए तो इकबाल का जो बात तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा गया, तो उस गीत पर इकबाल की इस कविता को, अजीमुल्ला की इस कविता की छाया दिखाई। देखा जाए कोई चीज मौलिक नहीं होती, कई चीजों से मिलकर एक समुच्चय बनता है। पूरा चिंतन अजीमुल्ला खान का इकबाल की कविता में दिखाई देता। दूसरी कविता आप सारे बच्चों ने बहुत सुनी होगी, गाई भी होगी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सब जानते हैं 1857 में झांसी की रानी में लिखी गई और सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता। क्योंकि इस कविता की शिनाख्त एक अलग ढंग से भी करनी पड़ेगी, और वो ये कि उस कविता में एक पंक्ति है कि बुंदेले हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी। इस कविता का स्रोत यही है, बुंदेले हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी। और बुंदेले हरबोले कौन थे? तो पढ़े लिखे थे, वो लोकायत थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे। यानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जो है पहले बुंदेले हरबोलों के पास पहुंची, आम जनता जनसाधारण के पास पहुंची, और एक कवित्री ने कहां से उसको सुना। ये 57 की क्रांति पर जितने लोकगीत लिखे गए, चाहे वो बाबू कुंवर सिंह हो, लक्ष्मीबाई हो या दूसरे नायक, इतने लोकगीत इसके बाद अगर किसी पे लिखे गए हैं तो केवल और केवल भगत सिंह लिखे। जेएनयू से लेकर बहुत से बौद्धिक केंद्र जो पूरे देश भर में हैं, बहुत से प्रगतिशील सांस्कृतिक राजनीतिक संगठन है, सब भगत सिंह भी आते हैं। लेकिन मेरा दावा इस बात का है कि भगत सिंह को जिंदा किसने रखा? भगत सिंह को जिंदा उसी लोक ने रखा जिस लोक के जरिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता वीर गाथा लक्ष्मीबाई की सुनी, और फिर एक रचना, अमर रचना उन्होंने हिंदी या पूरे हिंदुस्तानी जगत के सामने पेश किया। भगत सिंह पर लोकगीत रचने वाले कम पढ़े लिखे, अपढ़े या गैर पढ़े लिखे लोग थे। शुरुआत में उन्होंने भगत सिंह को जिंदा रखा। भगत सिंह के जो दस्तावेज है बहुत बात तो हमारे सामने आ पाए और उन पर कई तरीके के विश्लेषण किए जा सकते। एक बात शुरुआत में कह देना चाहते हैं वो ये कि अगला भगत सिंह अगर कोई पैदा होगा तो बड़ी साफ सी बात है, थोड़ी कटु बात भी होगा, बौद्धिकों के बीच पैदा नहीं होगा। भगत सिंह लोक की उपज था और अगला भगत सिंह भी लोक के बीच ही पैदा होगा, उसका जन्म वहीं से होगा। और भगत सिंह पर लिखे गए लोकगीत जो नौटंकियों में बहुत गाए जाते हैं, वो इस बात को साबित कर देते हैं कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद और आज के समय तक अगर सबसे ज्यादा जनता के बीच पहुंच के किसी व्यक्ति ने, किसी क्रांतिकारी ने अपनी शनाख्त बनाई है, पहचान बना ली है, तो भगत सिंह ये लोग उसका बहुत
साक्ष्य हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सबकी जानकारी के लिए चाहता था, इतना सब लिखने के बाद भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं कभी किसी पुस्तकालय में या आर्काइव्स में नहीं बैठा, मैंने कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया। हाँ, ये 17 साल की उम्र में जैसे ये छात्र था, तब से मेरी आकांक्षा मन में हुई। पिताजी जब कभी भगत सिंह के बारे में बताया सुनाया करते थे, सीधे सीधे तो नहीं सुनाते थे, तो पिता और उस समय ऐसा था हमारा, पिता और पुत्र के मध्य एक दूरी हुआ करती थी, संवाद कम हो। वो पिताओं से डरने का समय था, पिताओं से बहुत संवाद का समय। ऐसा नहीं पिता इसलिए नहीं करते, बहुत इसलिए करते थे। हमारे यहाँ कहावतें बहुत अनुभवों के बाद बनती हैं। बाप रे बाप, इससे बड़ा डर बच्चों के लिए कोई नहीं मानता, बाप रे बाप। तो हमारा समय पिताओं से डरने का समय था। उस डरने की हमारे भीतर बहुत सी, जब हमको न्याय और दुनिया पैदा की, वहाँ मैं समझता हूँ कि वो सम्मान का जो भाव, वो चुपचाप पिता से सीखते रहना। तो पिता की विश्वविद्यालय, दुनिया में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो पिता के बराबर आपको शिक्षा दे सके। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा करते हुए, मुझे नौकरी भी करनी पड़ी कुछ दिन, कि जब मैंने घर से नाराज होकर या पिता की डांट खाकर नौकरी ज्वाइन की, काम करने लगा और पहली बार वो घर लौट के आया, तो मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि तुम नौकरी नहीं कर सकते। इतने कम शब्दों का एक वाक्य जो उन्होंने कहा, वो जीवन में आज तक नौकरी छोड़ने तक निरंतर सत्य की तरह। कई किताबें मेरे बारे में भी लिखी गई, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेखा मेरे बारे में, लेकिन पिता ने जो मूल्यांकन कर दिया था वो अद्भुत मूल्यांकन। तो पिता जब भगत सिंह की कथा या चंद्रशेखर आजाद की या लाल बहादुर शास्त्री की बताया करते, तो कोई 2-4 लोग और होते बताना मुझे चाहते थे, लेकिन अकेले में नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते। एकदम इतने बहादुर लोगों की कथा सुन के आप जैसे लोगों के मन में कुछ चीजें ऐसी आती होंगी, लेकिन कितने बड़े विशाल लोग होते होंगे, विशाल का है, बड़ी ऊंचाई उनकी होती होगी, हाइट, शरीर से बहुत बलशाली होते होंगे, लेकिन किसी तरीके से हमें पता लगा कि उनके साथी लोग कुछ जीवित हैं, तो साथी भी उनके जैसे होंगे। तो मन में एक बालक के मन में बात आती है कि सबसे पहले उन साथियों को देखा जाए ताकि अनुमान किया जा सके कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कैसे थे। उनसे मिलने के एक संयोग बनाना शुरू किया, सूत्र ढूंढना शुरू किया, मिल गया किसी रास्ते पर आ चुका, कुछ चीजें फिर मिलने लगती। दुर्गा भाभी भगत सिंह को लाहौर से बचा के ये संघर्ष के बाद जयदेव कपूर जी ने भगत सिंह के केस में काला पानी हुआ था, शिव वर्मा जी ने काला पानी हुआ था, भगत सिंह के साथी डॉक्टर जयप्रकाश शाह जिनकी जेल में सबसे ज्यादा पिटाई लगती थी, काला पानी गए थे वो, भगत सिंह के साथी सुरेंद्र बने। इन सबसे मिलने के बाद मैंने उनसे बातचीत करके, मैं उनकी आंखों को पढ़ के, उनके आंखों से बहते आंसुओं को देखकर मैंने उस इतिहास को देखा है जो एकेडमिक ढंग का तो बिल्कुल नहीं है, जो परंपरागत इतिहास होता है, लेकिन उसमें जीवंतता है, उसमें जीवन झलकता है, जीवन दिखाता है, उसमें सांसें हैं, उसमें आप उसे पढ़ के आप ज्यादा संसार महसूस कर सकते हैं। भगत सिंह पे एकदम बात करने से पहले थोड़ी सी प्रश्नों पे बात करनी पड़ेगी कि 1857 के आंदोलन के बुरी तरीके से असफल हो जाने या दमन के बाद आजादी की लड़ाई पे एक छलांग लगा देखना चाहिए। दूसरा दौर आता है और दूसरा दौर प्राय मान लेते हैं लोग कि गांधी के 1921 में राजनीतिक जगत में आने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं। 1857 के बाद अगर गांधी को 1921 का थोड़ा सा गुणा भाग कर लिया जाए तो 63 साल का समय बनता है, लेकिन उन 63 सालों में भी क्रांतिकारी कहे जाने वाले लोग, यानी भगत सिंह की परंपरा के लोग या भगत सिंह जिस परंपरा से आते हैं, वो लोग निरंतर सक्रिय रहे और अपना बलिदान देते। 1921 से पहले
उत्तर भारत में 1912 में पहला कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। बनारस एक अद्भुत शहर है। बनारस के इस समय साहित्य में थोड़ा एक दौर अभी आया है उस समय से। बनारस के साहित्यिक हलचलों में खूब चर्चा हो गई। बनारस को पूरी तरीके से धार्मिक नगरी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बनारस एक अद्भुत क्रांतिकारी नगरी है। बनारस की अद्भुत क्रांतिकारी चेतना है। जदयू कपूर वैसे के साथ काला पानी हुआ, उससे अक्सर कहा करते थे एकमात्र ऐसा शहर बनारस है। हमसे कहते तुम्हारा शहर शाहजहांपुर, जहां शहीदों की नगरी कहते, 3 शहीद एक ही केस में फांसी चढ़े क्रांतिकारी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह और रोशन सिंह। लेकिन ये बताओ, मुझसे कहते सुखबीर तुम ये बताओ, तुम्हारे शहर में जितने शहीद हुए हैं क्या वो उतने मुखबिर नहीं हुए? इन लोगों को फांसी चढ़वाने वाला कौन था? गवाही देने वाला इसी शहर के लोग थे, उनके दोस्त थे, करीबी थे। रामप्रसाद बिस्मिल के विरुद्ध गवाही देने वाला काकोरी केस में उनका सबसे करीबी दोस्त बनारसी लाल। अगर वो गवाही नहीं देता तो बिस्मिल फांसी से बच सकता। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदू, बनारसी लाल हिंदू, एक शहर के रहने वाले दोस्त, कोई काम नहीं आया। न हिंदू होना काम आया। मौजूदा समय निरंतर हिंदुओं की बात की जाती है, हिंदू मुसलमानों की बात की जाती है। इस तरीके समाज को बांट दिया गया। दूसरी तरफ बिस्मिल के साथ फांसी चढ़ने वाले काकुली केस में क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह, इन्हें किसने गिरफ्तार कराया? तो बहुत समय तक गिरफ्तार नहीं हुए। काफी केस चल चुका था, इसकी कार्रवाई काफी बढ़ चुकी थी लखनऊ में। ये दिल्ली में थे, एक शाहजहांपुर का इन्हें साथी मिल गया, शहर का रहने वाला, सहपाठी भी था और मुसलमान भी। इनाम के लालच में अशफाकुल्लाह को उसने अपने यहाँ ठहरा के रात को पुलिस को सूचना दी, वो गिरफ्तार हो गया। न मुसलमान होना काम आया, न सहपाठी होना काम आया, एक धर्म का कहा और शहर का होना भी काम नहीं। तो हिंदू और मुसलमान के लिए मतलब ये सवाल है। तो हम बात कह रहे थे पहला कॉन्स्पिरेसी केस बनारस में, तो जयदेव दा कहा करते थे सुधीर तुम्हारे यहाँ इतने मुखबिर हुए हैं, हिंदुस्तान में एकमात्र शहर ऐसा है बनारस, पुलिस और ब्रिटिश शासन कोशिश करने पर भी कभी एक भी सरकारी गवाह या मुखबिर तैयार नहीं कर सकता। ये क्रेडिट इसी शहर को दिया जाना चाहिए। हम इन चीजों को भूल गए। एक धर्म नगरी में तब्दील कर दिया गया, काशी सब एक धर्म नगरी। बनारस के बारे में जो वाक्य सचिना सामने में अपनी आत्मकथा नहीं कहेंगे, अमर पुस्तक है क्रांतिकारियों की, गीता का दर्जा जैसे दिया गया बंदी जीवन, इसका एक नया संस्कार आया है, उसमें बनारस के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है, अद्भुत लिखा है। 10 पंक्तियों 12 पंक्तियों। क्या बनारस के किसी चौराहे पर जहाँ इतने मंदिरों कॉरिडोर का निर्माण किया जा सकता है? क्या बनारस के बारे में वो उनके वाक्य उस शहर से गहरी आत्मीयता, संवेदना और लगाव और जुड़ाव प्रदर्शित करते हैं, उसको कहीं नहीं लिखा जा सकता उस बात। पता नहीं कितनी ऐसी खूबसूरत और चमकीली क्रांतिकारी बात आज दुख तो होने दे रहे हैं, दुख तो होने दिया। दूसरा कॉन्स्पिरेसी केस होता है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। 1919 में मैनपुरी मुकदमा चला, शाहजहांपुर के एटा के आगे के कुछ लोग। ये जानना इसलिए जरूरी है, इसके बाद काकोरी का मसला, जिसमें हिंदू मुसलमान अशफाकुल्लाह और रामप्रसाद बिस्मिल की एक साथ फांसी चढ़ना कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। बड़े खुश होकर हम लोग कहते हैं कि एक तरफ कट्टर आदि समाजी रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरी तरफ इस्लाम के पाबंद अशफाकुल्लाह, दोनों एक साथ फांसी चढ़ गए। ऐसा अद्भुत उदाहरण। वैसे हम लोग थोड़ी देर को मंचों पे आते हैं तो क्रांतिकारी बन जाते हैं, लेकिन घरों में जब पहुंचते हैं तो हमारा व्यवहार वही अक्रांतिकारी या प्रतिक्रांतिकारी होता है। अगर पत्नी घर पे पानी लाने में जरा सी देर हो गई है, बाहर से प्यासे आया, तो थोड़ी देर में हम कहने लगे अरे इतनी देर हो गई पानी तो। यहाँ हम क्रांतिकारियों पे भाषण दे के गए हैं, लेकिन घर पे जाके हम बिल्कुल उलट होते हैं। तो हम इस सरलीकृत के तौर पे कह देते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी और कट्टर सभी जो होते, अशफाकुल्लाह इस्लाम के पाबंद। ये एकता दरअसल गहराई जाके देखें तो किसी आर्य समाजी
और इस्लाम के पाबंद की एकता नहीं थी, एक साथ फांसी चढ़ाओ। ये क्रांतिकारी विचारों की एकता थी। और यहाँ से समझा जा सकता, मेरे शब्दों में ना समझे, हो सकता है आपको छात्रों को थोड़ी सी बात भारी हो जाए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जिन 3 लोगों की प्रशंसा की है, उसमें पहला नाम तो उनकी माँ का है, मामूलमती, नाम कहीं नहीं लिखा आपको। दूसरा आर्य समाज के स्वामी थे सोमदेव जी, उनकी प्रशंसा की है। और तीसरे व्यक्ति कमाल पाशा की प्रशंसा की है, टर्की का शासक, दुनिया का अकेला क्रांतिकारी शासक, जिसने मुल्लाओं कठमुल्ला सत्ता को हटाकर एक क्रांतिकारी सरकार कायम कर दी। और बिल्कुल उसी ढंग की सरकार का आचरण भी वहां साबित हुआ। वो कमाल पाशा बिस्मिल से प्रभावित था और बिस्मिल उससे प्रभावित था। कमाल पाशा के बारे में बिस्मिल अपने आत्मकथा की प्रशंसा की। लेकिन इतनी दूर देश आज कितने लोगों के पता है कि टर्की के एक स्टेट है, राज्य है दियारबाकिर, इसमें विस्थापित लोगों को बसाया गया। उस दियारबाकिर स्टेट में कमाल पाशा ने राम प्रसाद बिस्मिल के नाम एक जिला, बिस्मिल डिस्ट्रिक्ट और एक शहर बिस्मिल सिटी बसा दिया। उस आदमों की टर्की का बिस्मिल सिटी आज जाना जाता है। लेकिन आज हम इसको नहीं जानते कि बिस्मिल की क्रांतिकारी चेतना विस्तारित होकर किस तरीके से दूर देश समुद्र पार हमारी भौगोलिक सीमाओं के पार वहां तक जा पहुंचे। अशफाकुल्लाह के बारे में वो लिखते हैं, उस आत्मकथा का सर्वाधिक प्रभावशाली अध्याय, बहुत छोटा सा अध्याय, अशफाक शीर्षक दिया हम लोगों का। ये अशफाक, जब तुम मेरे पास आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे तो बहुधा मैं और तुम एक थाली में भोजन किया करते। जब कोई भजनी का उपदेशक आ जाता तो मेरे साथी उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते थे। और ये सब देखकर तुम्हारी हरकतें या गतिविधियां देखकर, हरकतें सब नहीं, गतिविधियां देखकर तुम्हारे मोहल्ले को घर वाले कहने लगे थे कि तुम काफिर हो गए। इसके आगे उन्होंने लिखा है, वो ये डरने लगे थे, ये आशंका हो गई कहीं तुम शुद्धि न करा लो। लेकिन इसके आगे जो इसमें लिखा है अद्भुत है। इसमें इसके नहीं बड़े क्रांतिकारी हैं। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी चढ़ गए। उनका बड़ा क्रांतिकारी जीवन रहा, बल्कि किस तरीके से उन्होंने अपने संप्रदाय की चीजों का अतिक्रमण किया है। उन्होंने लिखा, लेकिन तुम शुद्धि किस बात की कराते, उनमें कुछ अशुद्ध था ही नहीं। यानी आर्य समाज का जो कंसेप्ट है शुद्धिकरण का, इसको भी कहते हैं शुरुआती तो वो भी शुद्धिकरण क्या करते हैं आर्य समाज में, उस शुद्धिकरण को ही खारिज कर देते। और उधर राम प्रसाद बिस्मिल के साथी अशफाकुल्लाह खां जेल में ही कविता लिखते हैं, इस्लाम के सिद्धांतों या आदर्शों या जो मान्यता हमारी है उसके विपरीत है। ऐ मातृभूमि तेरी सेवा क्या करूंगा, फांसी मिले मुझको हो जन्म भी बीड़ी बजा बजा कर तेरा भजन। तो ना कहीं वो आर्य समाजी रह गए थे और ना कहीं इस्लाम के पाबंद रह गए थे। ये सिर्फ क्रांतिकारी विचारों की अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल ने 1925 से लेकर 1927 तक जिस क्रांतिकारी जमीन का हिंदुस्तान में निर्माण किया, उसी जमीन पर आगे चलकर भगत सिंह ने अपना पौधा लगाया, स्वतंत्रता के साथ समाजवाद का अधिकार। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांतिकारी पार्टी थी, अशफाकुल्लाह की क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका संविधान सचिव सान्याल ने लिखा था, उस संविधान में दर्ज कर दिया था उन्होंने कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण संभव नहीं होगा। लेकिन अपने वैश्विक नजरिए का परिचय देते उन्होंने भी कहा था कि हम ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक मुल्क के द्वारा दूसरे मुल्क का शोषण संभव होगा। भगत सिंह और उनके साथी तो राम प्रसाद बिस्मिल को जेल से छुड़ा लेना चाहते थे फांसी से पहले। इस अभियान में कामयाब नहीं हो पाए, तो निराशा भी हुई, स्वाभाविक निराशा। लेकिन निराशा से वो सिर झुकाकर नहीं बैठ गए, बल्कि नए संकल्प, नए विजन के साथ वो आगे चले और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया। और इस दल के इस नाम में उन्होंने समाजवादी शब्द और जोड़ा।
ये बताने के लिए जोड़ा जनता को, जनता के सामने बात साफ हो जाए वो किस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो आज़ादी दरअसल होगी क्या, वो सपनों, हमारे सपनों की आज़ादी क्या है। ऐसा नहीं उन्होंने संविधान में कोई परिवर्तन किया, यानी संविधान में समाजवाद की भावना अंतर्निहित थी, लक्ष्य भी अंतर्निहित था, लेकिन जनता को बताने के लिए हमारा पार्टी का नाम ये है जो समाजवाद के लिए समर्पित है। इतने प्रदर्शन थे क्रांतिकारी, अपनी सोच में कितने आगे थे। आप देखिए 1928 में वो केवल स्वतंत्रता का सपना नहीं देखते, वो प्रजातंत्र के सपने से भी आगे समाजवाद का सपना देखते। प्रजातंत्र के सपने का खुलासा भगत सिंह से पहले काबुली केस में क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, जेलों बंद थे, लखनऊ मुकदमे के लिए ले जाए जाते थे। उस समय जेल से अदालत तक जो लाई जाती थी उन मूल्यों को लेकर, तो जनता को लक्ष्य करके वो लोग एक नारा लगाया करते थे, भारतीय प्रजातंत्र की जय। इसमें नहीं चाहते कि नारा लगाया जाए, इसलिए नहीं, इस नारे की भावना या उसके प्रचार प्रसार से वो सहमत थे, बल्कि उन्हें यानी क्यों लगता था कि इससे मुकदमे की कानूनी स्थिति पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्रांतिकारी साथियों ने ना तो उन्होंने मना किया, बल्कि कुछ चीजें निरंतर आगे बढ़ती। भगत सिंह की विशेषता जिसको लड़कियों को भी, लड़कों को भी जानना चाहिए, उन्हें भी जानना चाहिए, ये था कि चंद्रशेखर आजाद के समय में, जिस समय पार्टी का पुनर्गठन हुआ उसके पहले से लेकर क्रांतिकारी महिलाएं, लड़कियां भी पार्टी में थी। हाँ, यह अलग की बात थी कि बहुत कठिन रास्ता था क्रांतिकारी आंदोलन का, तो प्रायः बहुत सोच समझकर, बहुत भोग बजाकर, एक अच्छी कसौटी पर कसकर पार्टी में प्रवेश किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रांतिकारी महिलाएं पार्टी में। भगत सिंह आखिर भगत सिंह बने कैसे? एक व्यक्ति 1927 से लेकर 1928 और 1981 और उसके बाद से आज के 2025 के समय तक कैसे एकमात्र युवकों का आदर्श के प्रतीक बना हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बना। लेकिन कपूर एक बात मुझसे कहा करते थे, ऐसा नहीं भगत सिंह से पहले विचार न दिए गए समाज में, दार्शनिक लोगों ने, चिंतकों, विद्वानों ने, लेकिन विचारों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। वो कहते शायद मुझे लगता है कि देश की जनता की गर्द पर सबसे अच्छा हाथ भगत सिंह का। वो समझ जाता था कि जनता इस समय क्या चाहती है। लाला लाजपत राय पर जब साइमन कमीशन के विरोध में राखियां पड़ी जुलूस में, मरना सन हो गया तथा हुआ लाला लाजपत राय की भगत सिंह की विचारधारा की नहीं, क्रांतिकारी पार्टी से उनकी कोई वैसी संबद्धता भी नहीं। लेकिन भगत सिंह और क्रांतिकारी पार्टी ये समझ गई थी, इससे पूरा देश ये चाहता है, उसके भीतर एक आक्रोश है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाना चाहिए। उन पर जो लाठी प्रहार हुई उससे पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन बदला ले हो। आज भी तो एक कथन के आप सब समझे होंगे, ये तो चाहते हैं सब भगत सिंह को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भगत सिंह उनके घर पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। आप प्रयास सुनी होगी। ये फैसला किया गया कि इस समय जनता ये चाहती है, अरे लाला लाजपत राय की विचारधारा हमारी विचारधारा से नहीं, और इसे तय कर लिया गया कि लाला लाजपत राय को जिस पुलिस अफसर ने लाठियां चलाई उससे बदला लिया। बदला लेने के लिए कुछ नौजवान आगे चल पड़े, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व, राजगुरु आजाद, जयगोपाल जो आज मुख्य बन गया, और पार्टी सब चीजें तय होती थी, क्योंकि अभी क्रांतिकारी नजदीक बैठे बात। अगर ऐसे इधर से कोई बीच लेगा तो गोली कौन चलाएगा, पहली गोली कौन चलाएगा, ये कहीं तय नहीं था कि राजगुरु पहली गोली चलाएंगे। राजगुरु के साथी भगवान दास माहौर ने राजगुरु के लिए बात कही थी, शहादत का बेताब आशिक, शहादत का उनके आशिक को शहादत के बेताब आशिक,
और उसने अपने जीवन से, अपने बलिदान से प्रमाणित कर दिया वो दर्शन शहादत का बेटा था। कहीं तय नहीं था राजगुरु गोली चलाए सैंडर्स, लेकिन जैसे सैंडर्स सामने पड़ा हारे से निकलते हुए, वैसे राजगुरु ने पहली गोली ताबले मन में चला, उसका भगत सिंह गोली चलाई, अंततः वो ढेर हो गया। उसका पीछा भी किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की निशानेबाजी में उस दिन उन सारे क्रांतिकारियों, स्वयं को और सारे क्रांतिकारियों को बचाया। सैंडर्स मरने के बाद देखा कि कैसे यहाँ से निकला है। आज कई बार बड़े बड़े आतंकवादी कहें या नक्सलवादी बहुत सारे घर करते हैं, माओवादी बहुत सारी घटनाएं करते हैं, लेकिन जनता के सामने कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। देना चाहिए ये घटना अगर हुई है, की है, हमने की है तो क्यों। लेकिन वो पार्टी कितनी मुट्ठी और नौजवान, 22 साल, 23 साल, 18 साल, 19 साल के पूरा भाभी सुशीला दी, इन सब ने जिम्मेदारी समझी इस सैंडर्स को मरने के बाद जनता को भी बताना है कि हमने क्यों किया है ऐसा। और कितनी अद्भुत बात है, उस पोस्टर को पढ़ने जगह जगह रात को ही चिपका दिए गए कि हमें एक मनुष्य की हत्या का खेद है, हम मनुष्य का रक्त बहाने की अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, हमने कार्य बहुत व्यवस्था बस किया है। नौकरशाही और साम्राज्य ये ना समझ ले कि नौजवानों को खून ठंडा हो गया है, हमने लाला लाजपत राय की मौत का फजल व्यवस्था पर दुखी है, यानी जिसको मारा है उसका हमें अफसोस है। ये स्पष्टीकरण इन क्रांतिकारियों ने दिया, ये उनकी विशेषता है। इसीलिए मनुष्यता के इतिहास में इन क्रांतिकारियों का रास्ता भले क्रांति का हो, कतिपय हिंसा का सहारा किया हो, लेकिन मनुष्यता के इतिहास में भी इन क्रांतिकारियों का नाम हमेशा बना। भगत सिंह केस कटा के निकल गया, लेकिन सुरक्षित कलकत्ता तक कौन ले गया? दुर्गा देवी बोरा, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना। आज बहुत से आपने शहर के लोगों को नहीं बुलाया होगा, या कुछ लोगों कहा भी हो तो लोग इसलिए नहीं आ रहे, जैसे दूरी काम लग गया, हमारा बच्चा छोटा। भाभी का बेटा कितने साल का था, उस बेटे को साथ लेंगे कितने साल का था? 20 साल। सची तो वो भी नहीं। अरे देखें क्रांति की आग कैसे थी इनके भीतर। बच्चे की सुरक्षा का सवाल नहीं, बच्चे को सुरक्षित छोड़ा भी नहीं। भगत सिंह ने साहब का भेष बनाया, भाभी ने, और भगत सिंह उस बच्चे को गोद में से ले गए ताकि इधर से उसका चेहरा जो भगत सिंह का और निकल रहा है से आग कर वो छुपा है। भाभी के पति कलकत्ता में मौजूद थे, वहाँ तार दे दिया गया तो लखनऊ से वो आ रहे हैं नाम बदल। वो पहुंचे, जब उन्होंने भाभी का ये रूप देखा, अरे उनके मुझसे एकदम निकला, अपनी पत्नी के लिए समझ पा रहे थे, उनकी पत्नी इतनी बहादुर हो तो सैंडर्स को मारने का, उसको वध करने वाले वो किस तरीके से कलकत्ता से लाहौर सुरक्षित ले गए, बहुत बड़ी बात है। उनके मुझसे सीधे सीधे निकला, तुम्हें आज समझा, यानी आज तुम्हारी शिनाख्त कर पाए तुम क्या। वो दुर्गा भाभी पिछले दिनों तक 25 साल पहले तक जीवित थी हमारी लखनऊ। उन्होंने लखनऊ मॉन्टेस्क्यू इंटर कॉलेज, जो प्रतिष्ठित कॉलेज है पुराने के नाते, कौन सा स्टेशन, 4 बाग स्टेशन के पास मिलिट्री एरिया के लगभग नजदीक वो स्थापित किया और अद्भुत कॉलेज उन्होंने। सैंडर्स की हत्या के बाद ऐसा नहीं वहां जाके कलकत्ता रह के भगत सिंह छुप के बैठ गए, छुपने के लिए नहीं गए, वहां की कुछ अधिवेशनों कांग्रेस के अधिवेशनों में हिस्सा लिया। एक युवक यतीन्द्रनाथ दास से मिले, तो बम बनाने की कला जानते थे, नौजवान था, उसको आगरा लाए, वहां से फिर आगरा के केंद्र में बम बनाए गए। और अंततः देखिए कैसा, फिर वो आपको दोहराना चाहेंगे, कैसा उनका देश की जनता की नब्ज पर हाथ था। जो आज वर्तमान संसद है, इसे तक केंद्रीय असेंबली कहा जाता था, उसमें 2 अत्यधिक दमनकारी कानून मजबूर विरोधी पेश हुए, इसका प्रतिरोध किया जाए। इसके लिए तय किया गया कि 2 लोग वहां जाके बम का धड़ाका करेंगे, नारे लगाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। न केवल नारे लगाएंगे बल्कि नीतियों और आदर्शों की क्यों ये कर रहे हैं उसका पर्चा। 8
है 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर को कहाँ पहुँचे। लेकिन उससे पहले जरा सी बात और बता देना चाहेंगे, जरा सी बात बता देंगे। भगत सिंह जैसे बौद्धिक अपने साथी पार्टी में सर्वाधिक बौद्धिक हुई, पार्टी खोना नहीं चाहती। मालूम था कि अगर गिरफ्तारी देंगे मंच को अदालत के रूप, अदालत को मंच के रूप में इस्तेमाल करेंगे अपने विचारों का प्रसार प्रसार के लिए, तो भगत सिंह को आगे नहीं भेजा। दूसरे साथी को भेजा जाना तय हुआ, जयदेव कपूर को, जो स्टेटमेंट दिया जाना है उलट दिया जयदेव कपूर, पास की व्यवस्था करके संसद में लाना। अब तथा सुखदेव पंजाब से आगे भगत सिंह से पूछ लिया, सबसे करीबी वही हो चुका कि भगत सिंह ये बताओ हम देखने में क्या रहा, तो बोले वो सब तैयारी हो गई है, जयदेव कपूर ने स्टेटमेंट में रख दिया है, तुम नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे, तुम्हें शायद गर्व हो गया है कि तुम पार्टी के महात्मा हो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बारे में जज कभी वही फैसला लेंगे तो भाई परमाणु के बारे में देखा था, ये व्यक्ति क्रांतिकारी आंदोलन का मस्तिष्क है, लेकिन जूनियर को हमेशा फायरिंग लाइन में आगे भेज देता है, वो डर के कारण पीछे। भगत सिंह की बात चुन गई और उसने जिद पकड़ ली, अब संसद में हम देखने मैं ही जाऊंगा और नहीं भेजा जाएगा तो पागल होगा। आगे उसकी जिद के सामने पार्टी को झोंकना पड़ा, भारी मन से इजाजत देनी पड़ी भगत सिंह को, ऐसा किया, गिरफ्तारी दी। अदालत में पहुंचकर इनकलाब क्या है, हमारी आजादी का मकसद क्या है, आदर्शों सिद्धांत जिस रूप में भगत सिंह रहता अद्भुत है। आज भी दस्तावेज प्रेरक और एक उदाहरण बने हुए हैं। बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा, लेकिन मुख्य मुकदमा तो लाहौर वाला, लाहौर ले जाएंगे, लाहौर ले जाकर उनको मुकदमा चला और उसमें उन्हें फांसी की सजा तजवीज़ की। सुखदेव को फांसी की सजा इसलिए दी गई, सुखदेव भी पार्टी के संगठन करता था, पंजाब सरकार का मुख्य व्यक्ति था। भगत सिंह सुखदेव 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में किस वीरता से फांसी चढ़ गए, ये कोई बहुत बताने की जरूरत एक, क्योंकि मैं एक इतिहास लेखक हूँ, क्रिएटिव राइटर में इतिहास का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसमें किसी काल्पनिक बात का सहारा नहीं लेते। हम अपने कल्पना नियंत्रणों से ये सोचते हैं कभी कभी, अदालत से भी जुड़े रहे, कुछ नौकरी छोड़ दी। कहा जाता है कि मुलजिम कोई जिसे फांसी पाने वाला है उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कोई आखिरी इच्छा हो होता है, हमें नहीं पता ऐसा होता नहीं, लेकिन कहा जाता है। हम सोचते हैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से फांसी से पहले, जिससे उन्हें तख्ते पर खड़ा कर दिया गया है, फांसी के फंदे सामने झूल रहे हैं, सिर के ऊपर एक काला टोप पहना दिया है, कंटोप जैसा डाल दिया गया काला कपड़ा, उसके बाद फांसी का फंदा पहनाया जाने लगा, फांसी का फंदा डाल दिया गया। इससे अधिकारी पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्यों सर? ये केवल मेरी कल्पना है, लेकिन कल्पना एक सारी वास्तविक इतिहास और वास्तविक जीवन को देखने का प्रयास। तो हम कल्पना नहीं कर पाते कि भगत सिंह क्या कहते हैं, बहुत कल्पना की भगत सिंह क्या जवाब, राजगुरु सुखदेव क्या जवाब देते ये भी हम नहीं सोच पाते। तो सुखदेव बहुत जिद्दी और पति रिश्तेदार बहुत, लेकिन राजगुरु के बारे में कल्पना करता, महाराष्ट्र का नौजवान, देखिए छोटी सी क्रांतिकारी पार्टी, कोई महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश के राष्ट्र, कोई पंजाब का, सारे रंग हैं उसमें राशि का उस पार्टी में। राजगुरु से अगर पूछा जाता, कोई अधिकारी पूछता राजगुरु तुम्हें बता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, तो निश्चित तौर पर राजगुरु सिर्फ और सिर्फ यही कहते, एक बार ही काला घंटों घटा की तरह एक आंख से मुझे ये देख लेने दो कि भगत सिंह कहीं मुझसे पहले फांसी चढ़ने तो नहीं चाहता। बलिदान की कितनी उतावलापन कि हम पहले बलिदान हो जाए, ये भावना उनके भीतर थी। इस इन्हीं भावनाओं ने आज तक जिंदा रखी। फांसी दे दी गई होगी, उस समय तो उन्हें लटका रखा गया होगा, जिस समय तो निर्जीव ना हो, डॉक्टर ने चेकअप किया होगा, मृत हो गए, तब उन्हें उतारा गया होगा। जिस समय उतारा गया होगा उस समय उनकी तली हुई गर्दनें फांसी पर चढ़ने के समय तली हुई, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे,
ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कह रहे, दुनिया के मजदूर ये को कह रहे, वो गर्दनें निर्जीव होकर फांसी के बाद एक तरफ छूट गई क्योंकि हड्डी टूट जाती फांसी, फिर गर्दन नहीं हो सकती। अगर कोई कमी वहां खड़ा होता दर्शकों को देखा तो शायद यही देख पाता वो गलतियों में। उन गर्दनों से जो आवाज आ रही थी कि सर दे के राहे इश्क में, सर दे के राहे इश्क में ऐसा मजा मिला, हसरत ही रह गई कोई और सामना। अगर एक सर और होता तो वो भी हम देश के लिए बजा। ये थे भगत सिंह, ये थे राजगुरु, ये थे सुखदेव, ये थे चंद्रशेखर। हम बहुत इतिहास के पन्नों को बनाते खोजते रहते हैं। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी चढ़ा, लेकिन उससे पहले सेनापति चंद्रशेखर आजाद कमांडेंट इन चीफ, जिनका नेतृत्व भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद कम पढ़े लिखे, लेकिन भगत सिंह को कभी एक बार भी हेठापन महसूस नहीं हुआ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करते। 27 फरवरी 1932 को पार्टी की गद्दारी और नौकरी के कारण चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के रिपेट पार कर बड़ी पुलिस और फौज के द्वारा घेर लिया, गोलियां चलाते हुए 27 फरवरी 1931 की शहादत, आजाद की शहादत की वो खबर जिस समय जेल में भगत सिंह को मिली होगी लगभग 1 महीने पहले, तो भगत सिंह ने क्या महसूस किया होगा इसको हमने बहुत खोजा, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिल नहीं। कहा जाता है, कुछ लिखा भी है, लिखी हुई बात को भी 24 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी का दिन तय किया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद इन 3 नौजवानों से, इनकी उम्र 23.5 साल 22 साल ऐसी थी, इतना डरता था कि सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ के फांसी का अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि सवेरे को प्रातः फांसी। 23 मार्च 1931 की शाम को, एक दिन पहले चुपके से लाहौर जेल में क्रांतिकारी फांसी चढ़ा दिया गया। उनकी लाशें पिछली दीवार तोड़ के बाहर निकाली हुई, चुपके से दाह संस्कार किया जाता। फिर रोशनी हुई नदी के किनारे, तो लोग वहाँ के गए, विश्वास से उसको बस्तियाँ बेच दिया। अली हम 30 साल के नौजवानों जो देश की क्रांतिकारी चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अंग्रेज इतना डरते थे, चुपके से फांसी को दिया। भगत सिंह ऐसे नौजवान थे, ऐसे क्रांतिकारी थे। जैसे पास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, विद्यालय के छात्र वहाँ बताया जाता है पास की करें। पास के आदर्श भगत सिंह, पास क्यों बड़ा कर, मेरे जानते पास इसलिए बड़ा कर है, कोई भी बड़ा कविता हो सकता है, तो साहित्य का व्यक्ति होता है कविता कवि, जब उसके भीतर गहन सांस्कृतिक और साहित्यिक समझ, ऐतिहासिक समझ, ये पास को पूर्ण बनाती। पास साहित्यिक व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर एक सघन सांस्कृतिक बोध था, एक साहित्यिक समझ थी। उसी तरीके से भगत सिंह शहीद आजम क्यों है, शायद शहीद आजम उन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि राजनीतिक योद्धा थे, लेकिन उनके भीतर गजब की साहित्यिक समझ थी, गजब की सांस्कृतिक समझ थी, ये उन्हें एक संपूर्ण योद्धा बना। पास और भगत सिंह का ये युग जो है, दोनों की शहादत के युग, पंजाब के लिए तो है, लेकिन देश के नौजवानों के लिए बहुत वैचारिक और ऐतिहासिक था। भगत सिंह की एक थोड़ी सी वैचारिक विशेषता को देखकर तो भगत सिंह ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुनिया का इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म, अछूत की समस्या, सांप्रदायिक समस्या, भाषा का सवाल, कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा उस व्यक्ति ने जिस पर उसने लिखा हो बोला। आसान नहीं है अभी कोई आपको कोई नाटक करे, आपके अध्यापक या आपके निर्देशक जो है डायरेक्टर अध्यापिका, वो आप 1 महीने 15 दिन रिहर्सल कराएंगे, तभी मंच पे जाके कई बार कुछ आप लड़खड़ा जाएंगे, भूल जाएंगे, काम नहीं करने पड़ेगी। जिस समय अदालत लगी हुई कोई नाटक का मंच नहीं था, तो 22-23 साल के नौजवान, जिस समय जज उनसे पूछ रहा है
इनकलाब से तुम्हारा मतलब क्या है? तो उस जगत में खड़े होकर एक लंबा व्याख्यान दे रहे हैं कि इनकलाब से मतलब क्या है। हाँ, इतना जरूर मुझे अनुभव होता है वो ये कि शायद आज की अदालतें अगर होती तो भगत सिंह जैसे नौजवान को ये बोलने और कहने का अवसर भी नहीं देती कि इनकलाब से तुम्हारा मतलब क्या है। जबकि हम एक लोकतांत्रिक समाज में जीवित है, रह रहे हैं, उसके नागरिक हैं, संविधान के तहत हमें सारे अधिकार मिले। इधर खतरा बाहरी नहीं होता, उसकी भीतरी भी होता है। आप सब इतने हुआ है, लेकिन फिर भी इस बात का साझेदारी में करना चाहता हूँ कि कई बार खतरा बाहरी कम होता है, भीतरी अधिक होता है। भीतरी खतरों को समझना मुझे लगता है कि उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में ज्यादा दृष्टि दे सकते। भगत सिंह ने भी केस कटा तो उससे सवाल किया गया था, उसने कहा था धर्मनिरपेक्ष, केवल उसने धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की बल्कि धर्मनिरपेक्ष होने और दिखने के लिए वो सारे उपकरण उसने अपना लिए थे जो उसे सही धर्मनिरपेक्ष साबित कर सकते। केस कटा दिया। आसनसोल में हम एक कार्यक्रम में गए, एक चौराहे पे जब घूम रहे थे तो भगत सिंह की एक प्रतिमा नजर पड़ गई। मैंने गाड़ी रोकवाई, उस प्रतिमा को देखा, उस प्रतिमा पर निहंग सिखों के सिर पर जो पगड़ी होती है और जितने निशान होते हैं वो भगत सिंह के सिर, सारे निशान उसके सिर पर उस पगड़ी के ऊपर सुशोभित कर दिए। ये भगत सिंह की क्रांतिकारी चेतना का अपमान है, अवमूल्यन है। आखिर ये कौन सा कारण था? सारा कुछ लिख देने के बाद उपसंहार के रूप में भगत सिंह के भीतर एक सवाल बचा रह गया और वो ये कि मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा पर्चा नहीं। जरूरी नहीं कि आप सब नास्तिक हो जाए, तो वो रास्ता बहुत कठिन भी है। सही धर्मनिरपेक्षता का रास्ता वही है जो भगत सिंह ने सुझाया, लेकिन कठिन भी है। लेकिन मेरा दावा इस बात का है, कितने बड़ा नास्तिक न हो, भगत सिंह के मैं नास्तिक क्यों हूँ अंतिम लेख की एक पंक्ति को भी खारिज नहीं किया जा सकता, सवाल या निशान नहीं लगा सकता। अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर दिए गए। शताब्दी आते आते भगत सिंह के सिर पर धर्म और जात की पगड़ी धर दी। उनके नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा जाने लगा कि राम प्रसाद बिस्मिल इसलिए बहादुर थे, ब्राह्मण थे। हमारा सवाल है कि राम प्रसाद बिस्मिल अगर इसलिए बहादुर थे, ब्राह्मण थे, भगत सिंह इसलिए बहादुर थे, तो क्या रोशन सिंह इसलिए बहादुर थे, ठाकुर थे, या अशफाकुल्लाह इसलिए बहादुर थे, पठान थे? ये सवाल ही नहीं माने। लेकिन भगत सिंह की शताब्दी आते आते भगत सिंह की चेतना को कम करने के लिए, कमतर करने के लिए वो अपने सारे पैनापन खत्म हो जाए, इसलिए भगत सिंह को जाति धर्म के उसमें ढकेल दिया। मेरा दावा इस बात है, मैंने तलवंडी, साबो और बठिंडा की सभाओं में सिखों के बीच ये बात कही है कि आप कितना ही प्रयास कर लेते, लेकिन 23.5 साल के उस पंजाबी नौजवान का सिर इतना बड़ा हो गया है कि उस पर किसी धर्म की पगड़ी फिट नहीं हो सकती। भगत सिंह को याद करना है तो केवल इसलिए नहीं इनकलाब जिंदाबाद और सैंडर्स को मानने वाले बहादुर नौजवान, बल्कि उनकी वैचारिक चेतना क्या थी, वो कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। और कहा जाता है, कुछ लोगों ने संस्मरण में लिखा भी है, जिस समय अचानक कोई इस बात की शाम को बुलावा आया कि तैयार हो जाओ, और तैयार होने का क्या मतलब? फांसी हुक्म है, भगत सिंह चाहूंगे फांसी कम होने। आज कैसे? तो भगत सिंह बताया जाता है कि लेनिन की कोई किताब पढ़ रहे थे जीवन को, उन्होंने एकदम उससे कहा कि ठहरो, उससे अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने पन्ना पूरा किया, उस पन्ने को वहीं पे मोड़ की किताब एक तरफ उछाल दी और इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कहते हुए वो फांसी की तरफ बढ़ गए। नौजवानों से बार बार सब यही कहते हैं कि भगत सिंह फांसी घर में 23 मार्च 1935 की शाम को फांसी से पहले इनकलाब की जिस किताब को पढ़ रहे थे, जिस पन्ने को मोड़ के छोड़ रहे थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पन्ने को सीधा करना है और इनकलाब की अगली इबारत को वहां से आगे बढ़ना शुरू करना है। धन्यवाद।